Hello everyone, hope you are doing well. Today lecture is all about science. आज का लेक्चर साइंस पे आधारित है। आज हम ये समझेंगे कि साइंस होता क्या है, साइंस कितने प्रकार के होते हैं, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। उसके बाद बात करेंगे कि स्कोप क्या है, एविडेंस क्या है साइंस का। हम इन बातों पर आज इस लेक्चर में बात करेंगे। आप लोग बोल भी रहे थे ये सीरीज को सर 0 लेवल से स्टार्ट करने के लिए, तो मैं इस सीरीज का नाम भी रखा हूँ 0 to 1 सीरीज। और इसमें मैं बेसिक लेवल से आपको साइंस होता क्या है, मतलब आप ये समझो कि मैं इसमें 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि सर मैं 6 क्लास में, कभी 7 क्लास या 8 क्लास, 9 क्लास, 10th में मैं साइंस नहीं पढ़ पाया अच्छे से। तो आप यहाँ से फिर से कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं साइंस की। तो सबसे दिमाग में आता है, ख्याल आता है कि साइंस क्या है। कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ साइंस। तो बेसिक आइडिया आपको मैं समझा दूँ तो साइंस एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो मुझे हेल्प करता है समझने में नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड को। नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड को कैसे समझते हैं? थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा। यानी कि हर वो चीज़ जिसके बारे में आप क्रिटिकल तरीके से सोच सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम कर रही है, अगर इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप समझना चाहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि साइंस। अगर मैं बात करूँ कि ये किस पे बेस है, तो ये एक एविडेंस बेस है रादर देन अजम्पशंस यानी बिलीफ। अगर मैं बोल दूँ कि ऐसे समझो कि मैं अगर आपको बोल दूँ कि पेन में इंक नहीं है और ये एक अजम्पशन मान लो, तो हो सकता है कि आप बिलीव कर लो, लेकिन वो साइंस नहीं कहलाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि पेन में क्या है, इंक है। तो ये एक एविडेंस हो गया कि पेन के अंदर में इंक है। तो वो एविडेंस अगर प्रूफ हो गया तो वो चीज़ क्या है कि साइंस है। और अगर मैं बात करूँ कि साइंस का वर्ड आया कहाँ से, साइंस का वर्ड सबसे पहली बार जो लिया गया है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। और इसका लैटिन वर्ड है सिंटिया। एक वर्ड याद रखना है जिस वर्ड का नाम है सिंटिया। ये वर्ड आपको याद रखना है, जिस वर्ड का नाम है सिंटिया। क्या मतलब होता है इस सिंटिया का? क्या मतलब होता है? सिंटिया का मतलब होता है नॉलेज। तो बेसिक सा वर्ड आपको एक वर्ड याद रखना है कि सिंटिया का मतलब होता है नॉलेज। स्वाभाविक सी बात है, हम साइंस में नॉलेज की बात करते हैं। अगर मैं डिफिनीसन की बात करूँ तो डिफिनीसन क्या होता है साइंस का? तो क्या है कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड behavior of the physical and natural world through the observation, experimentation and evidence based reasoning। साइंस के अंदर में सिस्टमेटिक स्टडी होना चाहिए, उसमें ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और एविडेंस बेस होना चाहिए। यानी कि जब तक एविडेंस नहीं है हम साइंस मानते ही नहीं हैं। अब एक सवाल मैं पूछता हूँ कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि अपन ने गॉड को कभी देखा ही नहीं है, तो क्या अकॉर्डिंग टू साइंस गॉड को नहीं मानता? बिल्कुल, साइंस गॉड को नहीं मानता है। सर घोस्ट को? नहीं, साइंस घोस्ट को भी नहीं मानता है। क्या सर ये होता है या नहीं होता है? इसका भी स्टडी साइंस के थ्रू ही हो रहा है और उस
उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मेटाफिजिक्स। कभी आपको मौका मिले तो सर्च करना मेटाफिजिक्स क्या होता है, उसको समझने का कोशिश करना। हम यही खोज रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सोल है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं। ऐसी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, डेली चल रहा है। आज तक कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है कि है या नहीं है। तो जो चीज़ें नहीं है हमारे एविडेंस में, उसको हम साइंस मानते ही नहीं हैं। यहाँ तक कोई डाउट है साइंस को समझने में तो बताओ, या फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं ओके 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 हाँ बिल्कुल, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है और वो एक्सपेरिमेंट से आपने नॉलेज कुछ नया कुछ बनाया है, या फिर वो एविडेंसेबल है, मतलब बाद में भी उसको प्रूफ कर सकते हैं, तो वो चीज़ें अगर आप बाद में भी वो एक्सपेरिमेंट करके बाद में भी वो ला सकते हो, तो वो साइंस है। हाँ ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक कि साइंस का ओरिजिन क्या है या एवोल्यूशन ऑफ साइंस क्या है, साइंस बना कैसे है। तो मैं पुराने समय की बात करता हूँ। तो पुराने समय में हमारे जो एंसेस्टर मतलब हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने सर्वाइवल के लिए साइंस की खोज की थी। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ऐसे समझो कि एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल मीन्स एक्सीडेंट के तौर पर वो डिस्कवरी हो गई। जैसे आपने फायर का डिस्कवरी सुना होगा कि दो पत्थर टकराए और उसमें से फायर स्टार्ट हो गया जलना। ये आपने 7 क्लास में या शायद 8 क्लास में, आई डोंट नो एग्जैक्ट क्लासेस, बट आपने ये पढ़ा होगा कि फायर का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो पुराने समय में क्या सीन था कि पुराने समय के लोग जो बात करते थे कि पुराने समय में जो लोग हैं वो बात करते थे कि ये जो चीज़ें हैं वो कैसे हुआ है, साइंस कैसे ओरिजिन हुआ। तो साइंस के बारे में वो जैसे फायर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, व्हील हो गया, सिंपल टूल्स हो गया, वो सर्वाइवल के लिए बनाते थे। जैसे आपने सुना होगा कि सबसे पहले जो मनुष्य ने जो पहला इंस्ट्रूमेंट या बोल सकते हो कि पहला सर्वाइवल टूल बनाया था, उसका नाम है एक्स से कुल्हाड़ी बनाया था, ताकि वो हंटिंग कर सके उससे। तो हम बात करते हैं कि एंशिएंट टाइम में भी चीज़ें देखने को मिलता है। जैसे मैं फायर की एग्जांपल ले लिया, व्हील वाला एग्जांपल ले लिया और एक्से वाला एग्जांपल ले लिया। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन में ऐसा प्रूफ देखने को मिलता है, साइंटिफिक देखने को मिलता है। जैसे इजिप्ट हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ग्रीस कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, मतलब ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है साइंस के अंदर में। जैसे अपन के यहाँ ही तुम जानते होगे कि वैदिक काल से ही, वैदिक समय से ही क्या होता है कि ट्रीटमेंट होता आ रहा है। सोचो कि अपन एंशिएंट टाइम में ही खोज लिए थे कि प्लास्टिक सर्जरी कैसे होता है। तो ये सब इंडिया में भी देखने को मिलता है, इंडिया में ओरिजिन देखने को मिलता है, वैदिक टाइम से ही ऐसा देखने को मिलता है। अगर मैं क्लासिकल पीरियड की बात करूँ, एंशिएंट के बाद जो टाइम आया वो क्लासिकल पीरियड बोलते हैं उसको। तो ग्रीक फिलोसफर हुए, जैसे अरिस्टोटल हुए, आर्किमिडीज़ हुए, पाइथागोरस हुए, इन सभी का नाम आपने सुना होगा। तो इन सभी ने खूब सिग्निफिकेंटली साइंस की खोज करके, सेल का खोज करके, अलग अलग चीज़ों का खोज करके इन्होंने दिया है। तो एक बात समझ में आता है कि मैथमेटिक्स बिकम्स, ध्यान से समझना, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि साइंस में मैथमेटिक्स क्यों पढ़े सर। तो मैथमेटिक्स बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ साइंस, मतलब अगर साइंस के चीज़ों को अगर किसी दूसरे इंसान को समझाना है तो हम मैथमेटिक्स का सहायता लेंगे। अब बोलोगे कि सर कैसे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो मान लो कि तुम्हें ऐसे समझो कि ये बॉल है और ये बॉल गिर रही है नीचे। तो मुझे समझाना है कि ये बॉल
कितनी रफ्तार से गिर रही है और कौन से टाइम में गिर रही है और कैसे गिर रही है, तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं मैथमेटिक्स का प्रयोग करूँगा, और अपन पढ़ते भी हैं। तो सिंपल सिंपल सा बात ये समझ में आया कि मैथमेटिक्स बिकम द लैंग्वेज ऑफ साइंस। गणित ही वो भाषा है जिससे हम साइंस को समझ सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स फ्री में मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि भाषा को समझ डिकोड करने का तरीका ही मैथमेटिक्स है। ओके, वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अगर मैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात करूं कि साइंस में जो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ, जहाँ सबसे ज़्यादा खोज हुआ, वो किस टाइम में हुआ, तो वो मतलब ऐसे समझो कि साइंस का गोल्डन पीरियड टाइम चल रहा था 16 एंड 17 सेंचुरी। 16 और 17 सेंचुरी में आकर साइंस में इतने खोज हुए हैं कि आज तक उसका ना खोज मतलब उतने खोज आज तक नहीं हो पाए जितने 16 और 17 सेंचुरी में हुए। तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, तो एग्जांपल की बात करूँ तो निकोलस का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया। गैलीलियो गैलीली ने एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स दिया। जोहान्स केपलर ने लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन दिया, और आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन दिया। सर ये तो फिजिक्स की बातें कर रहे हो, केमिस्ट्री में? हाँ, सभी में इस टाइमिंग में एक्सपेरिमेंट जो फिजिक्स में केमिस्ट्री में, मैं आगे चल के बताऊंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे बटा ये चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा खोज हुआ है इस टाइमिंग में। क्लियर बात है? बाद में चल के अपन समझने के तरीक़ा से इसी चीज़ को मॉडर्न साइंस के नाम से बोलने लगे, और इसका नाम अलग अलग ब्रांचों में बांटने का काम किया। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री की बात किया, बायोलॉजी की बात किया, इलेक्ट्रिसिटी की बात किया, एटॉमिक थ्योरी की बात किया, जेनेटिक्स की बात किया, क्वांटम मैकेनिक्स की बात किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं। सर ये सब क्या है? तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं कि सारे ब्रांचेस को मिला के अलग अलग सारे अलग अलग, ऐसे समझो कि सारे साइंस को मिलाकर अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया और उसको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है बात यहाँ तक? अगर मैं बात करूँ मीनिंग ऑफ साइंस की, तो साइंस क्या है? साइंस क्या है तो अब समझते हैं साइंस है क्या, मीनिंग क्या मतलब होता है साइंस का। अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, a process of discovering truth, a tool for solving problems, a way of thinking critically। यानी साइंस समझो कि साइंस हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच देता है किसी चीज़ को समझने के लिए। दूसरी बात, किसी चीज़ को खोजना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो एक प्रोसेस देता है, एक मेथड जनरेट करके देता है कि इसको आप ऐसे एक रास्ता बना के देता है कि आप इस चीज़ को ऐसे खोज सकते हैं। ये सच्चाई को बताता है, डिस्कवरी करके बताता है कि ये एक्चुअल में है क्या। जैसे आपने एक अच्छा एग्जांपल सुनाता हूँ मैं। आपने कभी ऐसा मनगढ़ंत कहानी सुना है क्या कि भूकंप आते हैं, तो इस भूकंप आने का एक रीज़न क्या है कि इस अर्थ के अंदर में एक सांप है, और वो सांप जब हिल जाता है, मतलब हिलना डुलना स्टार्ट कर देता है, तो भूकंप आता है। तो ये सब मनगढ़ंत कहानियों से दूर रखता है। डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ ये बताता है कि नहीं, ये सांप हिलने से भूकंप नहीं आता है। एक्चुअल में टेक्टोनिक्स प्लेट्स पाए जाते हैं, वो जब एक दूसरे से टकराते हैं तो भूकंप आते हैं, यानी अर्थक्वेक आता है। तो ये क्या है कि डिस्कवरी को मतलब ऐसे समझो कि ट्रूथ को समझाता है ये चीज़ें। हाँ, तो बात कर रहा था कि साइंस के मीनिंग ऑफ साइंस क्या है। तो ये क्या है ना कि पहली बात तो ट्रूथ को बताएगा, सही क्या है।
उसके बाद आपको ये बताता है कि किसी प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, ये भी उसका आइडिया देता है। और किसी चीज़ में क्रिटिकल थिंकिंग करने का मुझे आइडिया देता है कि आप किसी चीज़ को क्रिटिकली कैसे सोच सकते हैं। क्या मतलब हुआ सर आपका? तो आज हम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, रॉकेट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो ये सब क्रिटिकल थिंकिंग से ही आया है। अगर अपन के पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता साइंस के थ्रू, तो शायद आज स्पेस में हम नहीं जा पा रहे होते, यहीं आसपास घूम रहे होते, स्पेस की बातें नहीं कर रहे होते। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट करके देता है साइंस अपन को कि आप कितने क्रिटिकल तरीक़ा से सोच सकते हैं। अपन आज ब्लैक होल पे रिसर्च कर रहे हैं, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का क्या है, रिजल्ट है। अपन ये सब अगर करके हम क्या कर सकते हैं कि एक्सप्लोर कर सकते हैं नए आइडिया को, नए चीज़ों को। मतलब आप ये सोचो कि मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। आपने सब सुना होगा कि न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशन का खोज किया था, और वो तब किया जब उनके ऊपर एक सेब गिरा। मतलब ऐसे समझो कि बैठे हुए थे बगीचे में, उनके ऊपर सेब गिरा और उन्होंने समझा कि ये जो चीज़ें हैं वो मेरे माथे पे आके गिरा, ब्रेन के ऊपर आके गिरा, और वो सोचे कि कोई भी वस्तु नीचे ही क्यों गिरती है। तो उसका उन्होंने नाम दिया कि ग्रेविटेशन, कि उन्होंने उस टाइमिंग पे नाम दिया कि ग्रेविटेशन होता है, कुछ अट्रैक्ट करती है वस्तुओं को। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या वो सेब न्यूटन के गिरने से सिर पे गिरने से पहले, क्या वो पहले नहीं गिर रहा था? गिर रहा था ना। तो ये समझो कि उन्होंने उस चीज़ को नोटिस किया कि कोई ऐसी चीज़ें तो हो रही है जो अर्थ की तरफ आ रही है। तो वैसे ही इस प्रकृति में लाखों करोड़ों ऐसी घटना है जो डेली घटती है और उसके बारे में अपन को नहीं पता है। ठीक है, आज भी डिस्कवरी करने के लिए समझो कि इन्फिनिट नंबर ऑफ चीज़ें है इस प्रकृति में, और जिसका मतलब मुझे नहीं पता है आज तक, उसको अभी तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हैं। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे मत सोचो कि सभी हमारे पूर्वजों ने, साइंटिस्ट ने सब कुछ खोज करके दे दिया। नहीं भाई, अभी बहुत चीज़ें बची हुई है। अपन हर रोज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सोच रहे हैं ऐसे। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक की, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कि नेचर ऑफ साइंस क्या है, कि आपको क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो नेचर ऑफ साइंस है तुम्हारा एविडेंस बेस, कि उसमें एविडेंस आप प्रूफ कर सकते हो। सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप उसको अलग अलग तरीक़ों से सोच करके एक ही जवाब दो, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। लॉजिकल मतलब उसको आप हर तरीके से सोच कर जवाब दे सकते हो। टेस्टेबल मतलब उसको बार बार टेस्ट करके उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। वेरीफिएबल मतलब उसको वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी समय, किसी भी टाइम पे। प्रिडिक्टिव का मतलब कि उसका आंसर आपको रिजल्ट पता लगने लगे। यूनिवर्सल नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड के लिए वो बातें सही हो। डायनेमिक मतलब अगर चेंजेस हुआ उसके साथ तो उससे नया डिस्कवरी होना चाहिए। मतलब उस नॉलेज से, उस साइंस से कुछ नया बन के आना चाहिए। सेल्फ करेक्टिंग होना चाहिए। सेल्फ करेक्टिंग क्या होता है कि वो खुद ब खुद चीज़ों को क्या करे कि एक पैटर्न में रहे, और एक लॉ को दूसरे लॉ से, मतलब ऐसे समझो कि एक एविडेंस को दूसरे एविडेंस से रिलेट करे। और ये बातें जो बोल रहा हूँ ना, शायद आपको अभी ना समझ में आता हो, लेकिन जब आप कोड बातें पढ़ोगे ना, जब साइंस को स्टडी करना स्टार्ट करोगे, अलग अलग बुक की बात करोगे और अलग अलग थ्योरी की बात करोगे, तो सब थ्योरी एक दूसरे से रिलेट होने लगेंगे किसी एक तरीके से।
जैसे एनर्जी मास से रिलेट होने लगेगा, मास एनर्जी से रिलेट होने लगेगा, तो आपको लगेगा कि एक दूसरे से सब रिलेट हो रहे हैं। तो ये सेल्फ करेक्टिंग भी होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ कि आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं दैनिक जीवन के ऊपर और नए नए चीज़ों का डिस्कवरी करते हैं। क्लियर बात है। अगली बात है क्या कि बेस्ड ऑन फैक्ट, इसमें फैक्ट होना चाहिए। बातों में वो बोलते हैं ना कि बातों में दम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी उठा के बोल देंगे वो साइंस का अलग है, नहीं। ओपन टू रिवीजन, उसको हम दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा से। मतलब ऐसे समझो कि 1 to 100 है तो 100 से 1 भी होना चाहिए। मतलब अगर सीधा भी सही है तो उल्टा भी सही होना चाहिए, तभी वो साइंस कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मतलब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है लंबे समय तक, कि वो चीज़ें लंबे समय तक चलने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने कोई चीज़ डिस्कवरी कर दिया और 2 साल के बाद पता चला कि वो चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई। दैट इज कॉल्ड नॉट साइंस, वो साइंस कहलाएगा ही नहीं। क्लियर है बात है यहाँ तक। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। डन, ओके, वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, मतलब क्या विशेषता होनी चाहिए। कि अगर मैं बात करूँ कि साइंस की क्या विशेषता होनी चाहिए, तो साइंस में जो ऊपर बात किया हूँ वही बातों को मैंने नीचे लिख दिया है कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे होना चाहिए। आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एविडेंस हो उसका एविडेंस होना चाहिए, रीजनिंग फॉलो करे, रिपीटेटिव रिजल्ट दे, आपको बार बार वो चीज़ें निकल के आ जाए। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीक़ा से एनालिसिस कर सकें। सर ये क्या मतलब हुआ, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि आप इस चीज़ को किसी मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि आप उसको एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला से रिलेट करके चेक कर सकते हैं। मतलब उसको ऑब्जर्वेशन के बेस पे भी कर सकते हैं। और अगर आप मटेरियल की बात करोगे, मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट करोगे, तो दोनों रूप से सही होना चाहिए। और उसमें एक होप तो ये भी होना चाहिए, एक आशा ये भी होना चाहिए कि उसमें हम कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगली बात है कि ओपन टू क्रिटिसिज्म, यानी कि कोई बंदा उसमें आके चैलेंज कर सकता है उस बात को, और वो चैलेंज करने के बाद आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरी बातें सही है। क्लियर बातें, तब वो साइंस कहलाएगा। नेक्स्ट बात है कि रिलायबल। रिलायबल पहले भी समझा चुका हूँ कि रिलायबल का मतलब लंबे समय तक। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन का खोज किया, वो आज से 400 वर्ष पहले लगभग अप्रॉक्स टाइम में किए थे। वो आज भी चल रहा है और वो आने वाले समय में भी चलेगा। तो वो क्या है कि रिलायबल है। और लास्ट इसका टॉपिक है कि प्रैक्टिकल, यानी कि वो क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करेंगे कि हम दिखा सकते हैं प्रैक्टिकल करके कि देखो एक गेंद को उछाला ऊपर तो नीचे आती है, और वो ग्रेविटेशन की वजह से आती है। तो ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। क्लियर है बातें यहाँ तक। आ जाओ, अब बात करते हैं अपन साइंस को बांटते कैसे हैं। तो सिंपल सा बात है। आप लोग साइंस को ऐसे समझते होगे कि साइंस तो 3 प्रकार का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। नहीं, साइंस यही नहीं है। साइंस जो आप पढ़ते हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो उसका एक छोटा सा पार्ट्स है जो अपन के सिलेबस में रख दिया गया है, और उसे हम समझ लेते हैं कि यही साइंस है। इसके अलावा कुछ भी साइंस नहीं है। तो देखो, अगर मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो इसको कैटेगरी वाइज में इसको 4 कैटेगरी में हम समझ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। कि अगर मुझे अध्ययन करना है तो उसके हिसाब से मैं इसको 4 कैटेगरी में बांटता हूँ। पहला कैटेगरी कौन सा है, नेचुरल साइंस, यानी कि हम इसको बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। क्या मतलब हुआ सर, इसमें हम सिर्फ नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर एक एग्जांपल समझा दो।
तो नेचर की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं सन सन की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं। सन से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। और तो ये, अच्छा आप बोल रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो ऐसे दिमाग में समझो कि कुछ चीज़ें होती है जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे समझो साइंस में कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। सन से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। सन क्या प्राकृतिक सोर्स है। हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है ऐसी चीज़ों की जब स्टडी करते हैं तो बोलते हैं कि हम नेचर की स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है बातें। अब एक एग्जांपल समझाता हूँ नेचुरल फिनोमेना का। आप सब ने मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस आप ये तो देखे ही होंगे आप, जब वर्षा होने को होता है तो आप देखे होगे कि बिजली चमकती है, लाइटनिंग होता है। तो लाइटनिंग क्या है, नेचुरल फिनोमेना है। तो जब हम ऐसे चीज़ों की स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं कि नेचुरल फिनोमेना की स्टडी कर रहे हैं। आपने रेनबो के बारे में सुना होगा, इंद्रधनुष के बारे में। ये क्या है, नेचुरल फिनोमेना है। तो जब हम ऐसी घटनाओं के बारे में, ऐसे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जब स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, कि नेचुरल साइंस की हम बात करते हैं। नेचुरल साइंस में अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे देखूँ कि इस नेचुरल साइंस को कहाँ कहाँ रखा गया है, तो हम इसको फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, अर्थ साइंस में भी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में भी पढ़ते हैं, और एस्ट्रोनॉमी में भी पढ़ते हैं। सर ये एक ही चीज़ को पढ़ते हैं नहीं, अलग अलग घटनाओं के फिर हमने क्लासिफाइड कर रखा है अपने सुविधा पढ़ने के अनुसार से, उसको चैप्टर वाइज में अलग अलग कन्वर्ट कर रखा है कि आप इसको अगर नेचुरल फिनोमेना, अगर सन के बारे में अगर स्टडी करना है, अगर ऊपरी भाग को स्टडी करना है तो हम फिजिक्स में करेंगे। अगर उसके केमिकल कंपोजिशन, मतलब वो सन बना कैसे है, सन के पार्टिकल्स कैसे हैं, तो उसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्लियर बात है। सन से जो रेडिएशन निकलती है, हमारे दैनिक जीवन, हमारे बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, तो इसको हम बायोलॉजी में पढ़ लेंगे। क्लियर बात है। वो सन से जो रेडिएशन आती है, लाइट आती है, तो वो अर्थ पर क्या इफ़ेक्ट देता है, मतलब अर्थ पे आने के बाद वो कैसा बिहेव करता है, जब उसकी बात करेंगे तो अर्थ साइंस की बात करते हैं। जब हम देखते हैं कि वो अर्थ में आने के बाद हमारे जो आसपास के इन्वायरमेंट है उस पर उस लाइट का क्या असर पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। जब ये स्पेस में होता है, जब ये स्पेस में रहेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, इसकी बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में। क्लियर बात है। तो देखो नेचुरल साइंस को ही हमने अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है। फिर आता है कि फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस का मतलब होता है कि फार्मूला से रिलेट करना, मतलब लॉजिक को रिलेट करना, नए चीज़ को एक बनाना, तो इसको बोलते हैं फॉर्मल साइंस, जो हमारे दैनिक जीवन का सबसे बड़ा एक भाग है रिलेट करके। तो स्टडीज़ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, मतलब हम साइंस का प्रयोग करते हैं और उसको लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा हम नए नए चीज़ का आविष्कार करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि इसको कहाँ पढ़ेंगे, तो मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, लॉजिक, कंप्यूटर साइंस, थ्योरेटिकल, तो इन चीज़ों में हम बांट करके इसको पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि इसका एग्जांपल समझा दो, तो मैं इसका एग्जांपल समझा दूँ तो ऐसे समझो कि एनर्जी और मास में रिलेशनशिप आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि ई इक्वल टू जो होता है mc² होता है, मास और स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो जब इसको मैथमेटिकली हम कितना मास देंगे, कितना स्पीड ऑफ लाइट होगा, तो कितना एनर्जी जनरेट होके निकल के आएगा, जब ऐसे स्टडी करना होता है तो हम फॉर्मल साइंस की बात करते हैं। क्लियर बात है। ऐसे समझो ना कि ऐसे समझो, आज के दैनिक जीवन की बात करो तो ऐसे समझो कि गाड़ी में पेट्रोल कितना डालेंगे तो कितने किलोमीटर चलेगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल साइंस। ये मुझे फॉर्मल साइंस जानकारी निकाल के देगा। गॉट इट। ओके। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है सोशल साइंस। सर सोशल साइंस भी साइंस का ही पार्ट है। हाँ, इसलिए तो साइंस लगा हुआ है इसके लास्ट में, वर्ड में। इसमें हम क्या करेंगे, तो देखो इसमें हम करते हैं स्टडी ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए,
मानव के कल्याण के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? तो उसकी आवश्यकता होती है इकोनॉमी की, साइकोलॉजी की, सोसाइट सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, एंथ्रोपोलॉजी की और ज्योग्राफी की। ये सारे सारे साइंटिफिक रूप से साइंस के ही पार्ट हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, सोशियोलॉजी के बारे में, सोशल कल्चर कैसा होना चाहिए अपन के बीच में, उसकी हम बात करते हैं। हम साइकोलॉजी मतलब ये समझो कि साइकोलॉजी में इसको मैं ऐसे समझाऊँ तो किसी डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर तुमसे क्या क्या बोलता है कि मुझे ये जानकारी दो कि तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद वो सबसे कम सवाल तुमसे डॉक्टर पूछता है और तुम्हें वो पूरा समझ जाता है कि तुम्हारी बात को कि क्या हो रहा होगा, और उसको तुमको लिख के दे देता है। तो क्या है, क्या सीन है कि डॉक्टर वो साइकोलॉजी तुम्हारा समझ रहा है कि तुम्हारे ह्यूमंस बॉडी में क्या बिहेव हो रहा है। जैसे तुमने 4 वर्ड बोला, वो पूरी साइकोलॉजी इंटरप्रेट कर लिया उस बात को कि क्या हो रहा होगा, क्या देंगे, इसमें क्या मेडिसिन देंगे तो वो सही हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। वहाँ पर साइकोलॉजी काम करती है। पॉलिटिकल साइंस, देखो पॉलिटिकल साइंस तो नाम में भी कभी कभी आप सोचते हो कि ये पॉलिटिकल है, उसमें बाद में साइंस क्यों लगा दिया है। तो वो एक पार्ट ही है साइंस का। क्लियर बात है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस का मतलब होता है कि यूजेस साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब आप खुद सोचो कि अपन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं। मान लो कि एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो अपन का क्या होगा कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए वैसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह कम टाइम में पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए अपन ने क्या बनाया, मोटरसाइकिल बनाया, कार बनाया, एरोप्लेन बनाया। तो ये क्या था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था कि अगर हम पैदल चल के जाएं, 10 किलोमीटर जाना होगा और मुझे बाइक से जाना होगा तो मैं बाइक को चूज करूँगा क्योंकि ये इससे जाना आसान हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है साइंस। क्लियर बात है। आपके बॉडी में मान लो कोई चीज़ें खराब हो रखी है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे, तो इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि उसको मेडिसिन देंगे। अब ये मेडिसिन दिया किसने, साइंस ने। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ, आपने सुना होगा कि इंडिया में लगभग 2-2 लाख लोग और 20-20 लाख लोग फेमाइन से मर गए। फेमाइन मतलब भुखमरी से मर गए हैं हमारे इंडिया में ही, क्योंकि हमारे पास उतना फूड ग्रेन्स था नहीं, और जो फूड ग्रेन्स था वो बाहर के देशों में भेजा जा रहा था क्योंकि वहाँ उस टाइमिंग पे चल रहे थे वर्ल्ड वॉर। तो एक तो फूड ग्रेन्स उतनी मात्रा में उपज नहीं होती थी, फूड ग्रेन्स होता नहीं था, और दूसरे देशों में भेजा भी जा रहा था, जिसके कारण फेमाइंस क्रिएट हो गया इंडिया में, भुखमरी, जिससे लोगों की मौत हुई। तो एग्रीकल्चर यील्डिंग बढ़ाने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अपन को हाइब्रिड प्रोडक्ट का प्रयोग करना पड़ा, और जिसके कारण क्या हुआ कि ग्रोथ हुआ। हमने उसको यील्डिंग कैपेसिटी, जिसको उपज की मात्रा बोलते हैं, वो एकाएक बढ़ने लगी वो चीज़ें, तो नॉर्मल कंडीशन में आ गया। वैसे ही हम बात करते हैं फार्मेसी की, बायोटेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप जानते होंगे कि आज सबसे ज़्यादा काम लोग इसी पे लगे हुए हैं, क्योंकि मशीनों, जितने सारे रोबोटिक्स मशीन बनाए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से बनाए जा रहे हैं। तो साइंस ब्रॉड क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक आइडिया समझ में आता है कि साइंस को जनरली हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं: नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस, सोशल साइंस और अप्लाइड साइंस। क्लियर है। ओके। देखो नेक्स्ट क्या तुम्हारा टॉपिक है कि ये जो मेजर नेचुरल साइंस की और देयर एप्लीकेशन है, कि हम जो नेचुरल साइंस की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर अपन अभी पढ़ रहे होते हैं, जो बेसिक जो अपन के सिलेबस में स्टार्ट होता है, जहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री जो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो एक नेचुरल साइंस का एक ब्रांचेस है। तो वो हम स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे अपन को पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री
बायोलॉजी, अर्थ साइंस और एस्ट्रोनॉमी। ये ही बेसिक क्लासिफिकेशन है जो अभी अपन के सिलेबस में स्टार्ट होता है साइंस के तौर पर। तो अपन समझते हैं कि साइंस के तौर पर कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और यही अपन का साइंस है क्लासिफिकेशन। नहीं, ये अपन का छोटा सा टुकड़ा है जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करो, आगे और पढ़ोगे। लेकिन अपन पढ़ते ही नहीं आगे, तो जानते ही नहीं है। अब आगे स्टडी करेंगे। गुड। अगर मैं बात करूँ कि एक साइंस को साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, मतलब इस टॉपिक को ऐसे समझो कि ये कोई जो लॉ बना, कोई थ्योरी बना, कोई नियम कानून बना, मतलब समझो कि साइंस में ग्रेविटेशन का खोज हुआ, तो उसमें साइंटिस्ट लोग कैसे सोचते हैं। मतलब अगर कोई इंसान कोई चीज़ का डिस्कवरी करना चाहता है तो उन्हें किस किस बातों का ध्यान देना पड़ेगा, साइंटिफिक अप्रोच क्या होगा उस चीज़ को बनाने के लिए, यानी साइंटिफिक चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहली बात कि आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि उन चीज़ों में कि आप पहले ऑब्जर्व करो, फिर उसमें ये सोचो कि ऑब्जर्वेशन है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब इसको खोज करने से कौन से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रहा है, या कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग जो अपन के दिमाग में चल रहा था उसका आंसर अपन को मिल जा रहा है। क्या समझ में आ रहा है? जैसे मैं इसको रिलेट करता हूँ, ऐसे समझो कि कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की तरफ ही क्यों आती है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम। तो ये ऑब्जर्वेशन है ना कि अपन का, कि जब हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है, तो ये अपन का ऑब्जर्वेशन है। लेकिन नीचे ही क्यों आती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम। ये कारण खोजना है अपन को। उसके बाद उसको हम फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब कि उसको हम फार्मूला से फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कन्वर्ट भी होना चाहिए फार्मूला में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सपेरिमेंटेशन, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ऐसी बात नहीं कि सेब पहले गिरा था तो अब आज नहीं गिरेगा, वो ऐसा नहीं कर सकते। डेटा कलेक्शन, हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग एविडेंसों से। उसके बाद उस डेटा को एनालिसिस करेंगे कि उसका क्या अलग अलग डेटा जगह, ऐसे समझो कि सेब फेंक करके देखा तो पता चला कि गिर गया, और मैंने कोई दूसरी वस्तु को फेंका और वो नीचे गिरा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशन वहाँ फेल करेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं एक आइडिया समझा रहा हूँ कि साइंस का बेसिस कैसे काम करता है। क्लियर है बातें? उसके बाद आता है कि कंक्लूजन, उससे क्या कंक्लूजन निकला, यानी कि हर वस्तु को जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे आ रही है, ये दैट इज कॉल्ड, ये कंक्लूजन है कि हाँ वस्तु गिरेगी। उसके बाद उसको वेरीफाई कर लो। न्यूटन ने तो अपना जूता वगैरह खोल के फेंकना स्टार्ट कर दिया था कि वो पागल हो गया था वो। तो ऐसे समझो कि वो उस चीज़ को वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिकेशन, उसको पब्लिकली हम समझा सकते हैं, लोगों को बुला करके समझा सकते हैं कि भाई ये चीज़ होती है, ऐसे काम करता है ये चीज़ें। या आज उसके लिए तो, और आज आज छपता है जर्नल। जर्नल समझते हो, यानी जर्नल्स होता है कि जब आप कोई साइंटिफिक खोज करोगे तो अपनी बात को आप जनरलाइज करने के लिए जर्नल छपाओगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले, सबसे पहले उसको भेजोगे, और आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। वो ऑनलाइन कुछ पेमेंट लगते हैं उसको उसके बाद वो चीज़ें वेरीफाई होगी अलग अलग तरीक़ों से। आपका बात सही निकल गया तो वो फिर छप जाएगा, या फिर आप खुद रख सकते हो उसको पेटेंट करवा के कि ये मेरा नॉलेज है, मैं किसी को देना नहीं चाहता हूँ, या फिर मैं अभी नहीं देना चाहता हूँ, ये भी हो सकता है। तो ये भी चीज़ें होती हैं। खैर, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक थ्योरी और लॉ, उससे हम थ्योरी और लॉ को डेवलप कर सकते हैं, ऐसा नॉलेज होना चाहिए। जैसे न्यूटन ने सेब गिरा तो उसको फिर फार्मूला बनाया। ऐसी बात नहीं कि सेब गिरा और न्यूटन ने ग्रेविटेशन का खोज किया और ग्रेविटेशन का फार्मूला डिराइव करके नहीं दिया, उन्होंने फार्मूला डिराइव करके दिया। आपने ये फार्मूला तो, खैर छोड़ो, अभी फार्मूला की बात नहीं करूँगा। मेरा कंसेप्ट ये है कि आप समझो कि उसको, जितने सारे फार्मूला दिए गए हैं सब में एक्सपेरिमेंट हुआ है, तब वो फार्मूला बन के तैयार होके आया है। ओके, डन। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ कि साइंस का इम्पोर्टेंस ही क्या है, साइंस
क्यों ज़रूरी है पढ़ना? देखो, पहली बात तो साइंस इसलिए भी ज़रूरी है पढ़ना क्योंकि ये हमें बहुत सारे ऐसे मनगढ़ंत कहानियों से दूर रखता है। और अगर आप साइंस को पढ़ोगे ना तो बहुत सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद मिलने लगेगा आपको। ये चीज़ें कैसे काम कर रही है, समझ में आ रहा बात? देखो, जैसे पहला तो ये है कि हेल्प अस अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। ये प्राकृतिक जो विश्व है, प्राकृतिक वर्ल्ड है, उसको समझने का मुझे एक रास्ता देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है। सर आपकी बात ही नहीं समझ में आया। तो ऐसे समझो कि अर्थ का रोटेशन हो गया, अर्थ दिन, डे एंड नाइट कैसे होता है। अगर आज गर्मी ज़्यादा लग रही है दिन में, तो ऐसा क्या हुआ है जो आज गर्मी ज़्यादा लग रही है? इसका रीज़न खोज के बताता है साइंस कि ये मतलब कुछ ऐसी घटना हुई है जिसके कारण आज गर्मी ज़्यादा लग रही है, या गर्मी ज़्यादा लगने का कारण क्या है। ये हेल्थ केयर और इंक्रीज ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब ये हेल्थ केयर को इम्प्रूव करता है। आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में तबीयत ख़राब होता था, लोग निकल लेते थे मतलब डेथ हो जाता था। आज हम कैंसर तक का इलाज खोज खोज चुके हैं या उस पर काम चल रहा है। तो इसका मतलब है कि साइंस वो साइंटिफिक तरीका ही है जिससे वो सॉल्व हो पा रहा है। पहले आपने सुना होगा कि लोगों को सांप कटता था और वो मतलब ऐसे समझो कि 100 लोग में से 99% लोग जो होते थे, या ऐसे समझो कि 99% लोगों की मौत हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। आज वो बचा ले रहे हैं क्योंकि आज समाज में अवेयरनेस है कि अगर वो किसी को सांप काटा है तो वो मंत्रों से ठीक होने वाला नहीं है। उसके लिए अपन को मेथनोइक एसिड का उपचार करना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब उसको मेथनोइक एसिड को कैसे बॉडी से कम कैसे किया जा सकता है या ख़त्म कैसे किया जा सकता है या कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं बेसिक में, तो इसके लिए अपन आज आज उस पर काम कर रहे हैं। तो आज लोगों की लाइफ बच जाती है ज़्यादातर। क्लियर बात है? तो ऐसे मनगढ़ंत कहानियों से दूर रखता है ये चीज़ें। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, इंश्योर फूड सिक्योरिटी, बिल्कुल सही बात है। बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम करता है, इंडस्ट्री सपोर्ट डेवलपमेंट कराता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइड सॉल्यूशन टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है कि अगर आपके इन्वायरमेंट में किसी गैस का पोल्यूशन ज़्यादा हुआ है तो उसको कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसकी जानकारी देता है। एक्सप्लोर्स स्पेस एक्सपेंड्स ह्यूमन नॉलेज, कि आप इस पृथ्वी से बियॉन्ड जाओ, मतलब कि अर्थ के बियॉन्ड जाके आप सोच रहे हैं, मार्स के बारे में, मून के बारे में। तो हम अपने अर्थ को छोड़ करके, मतलब जिसमें रह रहे हैं उसके अलावा भी किसी और चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, तो उसको भी सोचने का एक आइडिया देता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तुम यह समझते हो यातायात। ये दोनों चीज़ों को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपोर्टेशन, अगर हमारे पास कार नहीं होती या नहीं होता तो अपन एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाते जल्दी से। तो वो कार क्या है, साइंटिफिक देन है, साइंस ने उसको इम्प्रूव डेवलप करके दिया है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बात तो बिल्कुल सही है। आज अगर आसानी से हम काम कर पा रहे हैं, आज इवन ऑनलाइन पढ़ा भी पा रहे हैं, तो देखो साइंटिफिक है एक तरीके से। डिजिटल बोर्ड है हमारे पास, और मैं एक जगह से बैठ करके दूर बैठे लोगों को समझा पा रहा हूँ, तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ चीज़ें हैं जहाँ पे साइंस हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन। अब ये बोलोगे कि क्या मतलब हुआ इस बात का कि डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर का मतलब होता है कि समझो कि फ्लड आना एक डिजास्टर का डिजास्टर है। फ्लड आ गया, भूकंप आ गया, ये सब डिजास्टर है। तो मुझे प्रिकॉशन देता है कि आप फ्लड के टाइम में क्या क्या कर सकते हैं, या फिर मान लो कि किसी
राज्य में तूफान उठ गया है, साइक्लोन है, तो वो साइक्लोन कितनी की रफ्तार से है, क्या क्या नुकसान कर सकता है, इसकी जानकारी मुझे पहले से हो जाती है। कल मौसम कैसा रहेगा, इसकी जानकारी मुझे पहले से हो जाती है। तो इन चीज़ों के बारे में मुझे डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी कि उसको पहले से प्रिपेयर होने की जानकारी देता है, कि ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ कि कल लाइटनिंग की संभावना है तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, या फिर ऐसे जब खुले मैदान में नहीं रहेंगे। तो ये जानकारी अपन को पहले से पता चल जाती है। तो हमें क्या करता है कि हेल्प करता है डिजास्टर मैनेजमेंट करने में। और अगली बात है रिस्क रिडक्शन। चलो इसका एग्जांपल समझाता हूँ दैनिक जीवन से रिलेट करके। पहले जो हमारे घरों में बिजली आती थी, वो जो पोल से आती थी, वो ओपन ओपन वायर होता था। और आज आप देखते होंगे कि वो वायर ओपन नहीं है। ज़्यादातर वायर को क्या किया कि हमने उसमें कवर लगा दिया है। कवर लगा दिया, तो इसका क्या रीज़न है, हम समझ चुके हैं कि अगर वो ओपन तार रहेगा तो वो कहीं हजार्डस क्रिएट करके देगा, लोगों की जानवरों की, या कहीं गिर गया किसी कम्युनिटी के ऊपर, तो वो हजार्डस सिचुएशन क्रिएट करके देता है। तो हमें रिस्क को रिडक्शन रिडक्शन मतलब घटाने का काम करता है। हमने जैसे उस पर कवर लगा दिया तो वो चीज़ें क्या हो गई कि प्रिवेंट हो गया, कि अगर वो तार गिर भी जाए टूट के, अगर वो तार ओपन नहीं है तो इंसान उसमें बच जाएगा और चीज़ों की नुकसान यानी कि लाइफ की नुकसान नहीं होगी। तो हमें ये साइंस ये बात बताता है कि उसमें कवर लगाना है। क्लियर है बातें। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो इन्हेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये चीज़ें एज ए इंजीनियर मैं इसको समझा सकता हूँ। कैसे जानते हो, जो लाइफ की जो जितनी सारी आप समझते होगे कि बीमारियाँ जो होती है, वो ज़्यादातर बीमारियाँ वाटर से रिलेटेड होती है। अब बोलोगे सर कैसे, तो समझो कि हमारे अगर वाटर में नाइट्रोजन की मात्रा, और उसमें भी नाइट्रोजन का एक टाइप होता है नाइट्रेट, अगर वाटर में नाइट्रेट की मात्रा 0.1% है, अगर 1% भी है ना, तो वो हजार्डस सिचुएशन क्रिएट करके देगा हमारे बॉडी के लिए। और उससे कैंसर कॉजिंग कंपाउंड क्रिएट होता है। कैंसर कॉजिंग कंपाउंड बोले तो उससे कार्सिनोजेनिक मतलब उसे कैंसर होने की संभावना है। तो हमें ये बात पता चला कि नाइट्रेट की मात्रा नहीं होना चाहिए पानी में। तो हम क्या करते हैं कि जब कम्युनिटी को पानी देना होता है तो हम उस पानी से नाइट्रेट को निकाल लेते हैं पहले, अगर है तो। नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो उस कम्युनिटी को पहुंचाने से पहले हम क्या करते हैं कि उसको उसमें से नाइट्रेट निकाल लेते हैं। तो कार्सिनोजेनिक जो कैंसर कॉजिंग कंपाउंड है वो नहीं बन पाएगा बॉडी में। दूसरी बात है कि अगर आर्सेनिक की मात्रा है, तो आर्सेनिक की मात्रा अगर पानी में है, सर बोलोगे आर्सेनिक क्या है, तो एक प्रकार का ऐसे समझो कि एलिमेंट है। जब आगे साइंस को और डिटेल में पढ़ोगे तो ऐसी चीज़ों टर्म को समझोगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आर्सेनिक की मात्रा है, तो आर्सेनिक की मात्रा से होता है लैक्सेटिव इफेक्ट। सर लैक्सेटिव इफेक्ट क्या होता है, पेट खराब होना। जो इंसान को लगातार पेट खराब हो रहा है, गैस बन रहा है पेट में, तो पानी में क्या है कि आर्सेनिक की मात्रा बढ़ी हुई है। इट मे बी एक चांसेस एक कंडीशन ये हो सकता है कि उस पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ी हुई हो। तो हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ाने का काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला डेवलपमेंट करके देता है। तो साइंस हमारे लिए इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। साइंस को इसलिए समझना चाहिए, इसलिए भी समझना चाहिए क्योंकि इससे अपन को बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स और ऐसे सवालों का जवाब मिल पाता है जिसके लिए हम बहुत सारे लाइफ को क्रिटिकल सिचुएशन में डाल देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था सांप काटने वाला। तो ये एक बेसिक आइडिया जानकारी देता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, आप ऐसे सोच सकते हो कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ चीज़ें हैं जिससे साइंस रिलेट करता है। क्लियर है बातें। ओके, तो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि साइंस का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, किस किस फील्ड में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द पीपुल यहाँ जो हैं वो शायद नीट वाले ही हैं। मे बी नीट का तैयारी करें या फिर साइंस को समझने वाले हो तो ठीक है, समझते हैं। तो देखो मेडिसिन में होता है,
वैक्सीन में, एंटीबॉडी में, सर्जरी, एमआरआई, सीटी स्कैन, ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन, जीन थेरेपी, हेल्थ मॉनिटरिंग, टेलीमेडिसिन। तो इन चीज़ों में हम लोग इसका साइंस का प्रयोग करते हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर में हाइब्रिड सीड बनाने में, इरिगेशन सिस्टम बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, प्रिसीजन फार्मिंग करने में, बायोटेक्नोलॉजी, पेस्ट कंट्रोल, सॉइल टेस्टिंग, इन चीज़ों में करते हैं। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो मैंने कुछ एग्जांपल्स सिविल इंजीनियरिंग वाले रख दिए हैं, जैसे डिज़ाइन ऑफ ब्रिज, बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, टनल, स्मार्ट सिटी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को बनाने में। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ, जो आप जिस मोबाइल से देख रहे हो या जिस टैब से देख रहे हो, कंप्यूटर से देख रहे हो, वो सब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देन है। और वो है कहाँ से? साइंस से। तो जैसे इसका एग्जांपल हो गया, इसमें क्या यूज करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, डेटा साइंस। ये सारी चीज़ें क्या है कि साइंस से रिलेटेड है। अगर मैं स्पेस साइंस की बात करूँ तो सैटेलाइट की बात करते हैं, जीपीएस की, स्पेस एक्सप्लोरेशन, प्लानिटरी रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें साइंस में आती है। अगर मैं इन्वायरमेंटल साइंस की बात करूँ तो इन्वायरमेंटल साइंस में क्या आता है? पॉल्यूशन कंट्रोल, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एनर्जी सेक्टर की बात करूँ तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल, बायो एनर्जी। अभी तो कंट्रोवर्सी भी चल रहा है तुम्हारे इथेनॉल मिथेनॉल पे। चलो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ये लगभग आप देखे भी होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाई स्पीड रेल्स, एयरक्राफ्ट, ऑटोनोमस व्हीकल्स, नेविगेशन सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ चीज़ें हैं जिससे हम साइंस से रिलेट करते हैं, साइंस को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये बेसिक्स आइडिया है। अगर मैं बात करूँ कि कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस टू सोसाइटी, मतलब साइंस हमारे सोसाइटी को क्या देखे जाता है, कि अगर हम कोई पूछता है ना कि वाई वी स्टडी साइंस, तो उसका जवाब ये है, इसका जवाब क्या है कि हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग अच्छे तरीके से जी सकते हैं, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से जी सकते हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम ऐसे समझो कि किसी बीमार हुआ इंसान को ठीक कर सकते हैं दोबारा से मेडिसिन देकर। तो हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि वो व्यक्ति ज़्यादा दिन तक जी सकता है। बेटर एजुकेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मैंने पहले भी बताया कि इंडिया चाहता है कि अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। और आपने सुना भी होगा कि अपन का टारगेट है, बहुत सारे टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे नो हंगर मतलब कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है अपन का। सभी को एजुकेशन होना चाहिए, तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। ग्लोबल कनेक्टिविटी, हम ऐसा तो नहीं है कि हम अपने जगह पे बहुत खुश हैं और पता चला कि पूरे वर्ल्ड से बहुत पीछे रह गए, मतलब वर्ल्ड बहुत आगे चला गया जीने के तरीक़ा में, हम अब और हम पुराने ज़माने की चीज़ों को अभी भी यूज करके जिए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? बेटर कम्युनिकेशन, कि हम अच्छे से बातों को कन्वे कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मोबाइल फ़ोन। आज हम कहीं से भी बैठ के लेक्चर को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इम्प्रूव हेल्थ एंड हाइजीन, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मुझे यही लगता है कि अगर ये नहीं होता तो क्या ही होता, फिर तो वैसे ही होता, लोगों को बुखार लगती और फिर निकल लेते। तो ये चीज़ें साइंस में है, जो साइंस में बेसिक सा आइडिया समझ में आता है। क्लियर बातें? आ जाओ आज का लास्ट टॉपिक समझते हैं कि लिमिटेशन ऑफ साइंस क्या है। साइंस क्या चीज़ को लिमिट करके देता है, मतलब ये साइंस का लिमिटेशन है कि ये मतलब ये चीज़ें करके नहीं देगा। क्या नहीं करके देगा वैसे समझो, कैन नॉट आंसर मोरल, इथिकल और स्पिरिचुअल क्वेश्चन बाय इटसेल्फ, मतलब साइंस कभी भी मोरली नहीं हो सकता है। मोरल का मतलब होता है कि ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति रोड पे जा रहा है साइकिल चला करके और गिर गया, तो गिर गया तो उसको उठाना मेरा मोरल कैरेक्टर है कि उसको उठाना चाहिए, चोट लगा है तो मेडिसिन दिलवाना चाहिए या डॉक्टर को कॉल कर देना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मोरल चीज़ें। तो इस चीज़ की जानकारी साइंस नहीं देगा तुम्हें, ये खुद खुद डेवलप करना पड़ेगा। कि बोलता है कि ये साइंस साइंस अपन खुद से आंसर नहीं दे पाएंगे कि तुमको उठाना चाहिए था उस बंदे को, ये जानकारी नहीं दे पाएगा। स्पिरिचुअल क्वेश्चन का मतलब कि गॉड है कि नहीं है, ये सवाल का जवाब तुम्हें साइंस नहीं दे पाएगा। क्या समझ में आ रहा है बात? हालांकि रिसर्च चल रहा है कि उसको साइंटिफिक तरीका से एक्सपेरिमेंट करने का, लेकिन आप जो सोचोगे कि आज मैं गॉड से ये मांगा हूँ या गॉड को प्रे किया हूँ कि ये चीज़ें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब तुम साइंस में पूछोगे तो ये साइंस जवाब नहीं दे पाएगा ऐसी चीज़ों का। क्लियर बात है? दूसरी लिमिटेशन ये है कि डिपेंड्स ऑन अवेलेबल एविडेंस एंड इंस्ट्रूमेंट। ये एविडेंस बेसिस है कि अगर इसका एविडेंस है तो ये मानेंगे, नहीं है तो नहीं मानेंगे। क्लियर बात है? अगर साइंटिफिक नॉलेज की बात करें तो मे चेंजेस विथ न्यू डिस्कवरी। अगर जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ, लोगों का मानना था कि जो हमारे अर्थ पर जो एलिमेंट है उसकी संख्या बहुत कम है, तो मेडलीव नाम के साइंटिस्ट ने उसका खोज करके दिया, बोला कि उन्होंने कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, या इतने इतने की खोज हुआ है तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर बाद में पता चला कि एलिमेंट खोज होते गए लगातार होते गए, तो मोस्टली ने फिर उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना के दिया। तो साइंस में हर रोज़ नया डिस्कवरी होगा और चीज़ें चेंज हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि जैसे उन्होंने बोल दिया था कि अब नहीं हो सकता है तो इतनी ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उतनी ही है, हो सकता है कल होकर। समझ में आ रहा है? कैन बी मिसयूज, मतलब हम साइंस को मिसयूज कर सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपर बना के, साइबर क्राइम करके, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, हार्मफुल टेक्नोलॉजी बना करके। तो इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूशन कर रहे हैं। आज देख रहे हो जितने सारे गाड़ी आ गए हैं, इतने सारे गाड़ी आ गए हैं कि गाड़ी से तो सुविधा तो हो रही है, एक जगह से दूसरे जगह तो हम जा रहे हैं, लेकिन उससे इन्वायरमेंट और अदर स्पेसीज को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो साइंस साइंस का ड्रॉबैक है कि हम हर चीज़ को एक साथ प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है साइंस का कि हमने बाइक तो बना लिया, लेकिन बाइक से निकलने वाली जो धुआं है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें खोज नहीं पाया, जिसके कारण हमारे लाइफ के ऊपर, या ह्यूमंस लाइफ बोल सकते हो, एनिमल्स लाइफ बोल सकते हो, सारे के ऊपर असर देखने को मिलता है इसकी वजह से। क्लियर बात है? नेक्स्ट है क्या तुम्हारा कि डज नॉट डील विथ अल्टीमेट कॉज एंड वैल्यू। ये किसी अल्टीमेट कॉज का, किसी अल्टीमेट कारण का, इस पे डील नहीं करता है ये। अल्टीमेट कॉज का मतलब कि कोई स्पेसिफिक घटना हो गया और उसको हम बना लिए, उसको साइंस में उतार लिए, तो साइंस में हो सकता है कि वो कुछ देर के लिए साइंटिफिक तरीक़ा से सही हो, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल सकता है, तो उसको हम एविडेंस के तौर पर नहीं लेते हैं और उसको बोलते हैं कि ये साइंस है ही नहीं। तो इसका एक ड्रॉबैक है। और नेक्स्ट क्या है, रिक्वायर केयरफुल इंटरप्रेशन ऑफ डेटा। ऐसे समझो कि अब साइंस को ना, उसको सही वे में भी सही वे में भी दिखा सकता हूँ, गलत वे में भी दिखा सकता हूँ। जैसे ऐसे समझो कि कोई एक व्यक्ति जो साइंस है, साइंस को मतलब ऐसे समझो कि हैकिंग सीख रहा है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि हम अपनी देश की, अपनी प्रोजेक्ट की डेटा को सेव रखेंगे। और दूसरा व्यक्ति इसलिए हैकिंग सीख रहा है कि मुझे किसी दूसरे को डेटा को लेना है या उसके डेटा को ख़त्म कर देना है। तो इसमें समझना पड़ेगा अपन को कि अपन किस काम के लिए ये साइंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी केयरफुल इंटरप्रेशन होता है कि अगर मैं हैकिंग सीख रहा हूँ तो हैकिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन, कि मैं अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके रखूँ, किसी दूसरे को सेंध ना लगाने दो उस डेटा में। ठीक है? और तो वही बात है, अब आपने हैकिंग का मतलब दिमाग में बैठा रखा है कि हैकिंग का मतलब होता है किसी और के डेटा को एंट्री करना, मतलब उसके डेटा को अपने डेटा में डेटा को देखना या डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। तो ये दिमाग में आपके हो सकता है। तो ये बात भी समझना है कि अपन को साइंस का, कि मतलब कि साइंस क्या है, उस
एक टॉपिक या एक उस वैल्यू को गलत इंटरप्रेट तो हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने हैकिंग का कर लिया कि दूसरे का सेन करना है, मतलब दूसरे के डेटा को लेना है। क्लियर बात है। तो साइंस का बेसिक आइडिया यही है। मैंने आज कोशिश किया है कि साइंस को समझते कैसे हैं, तो आज मैं बाइंड अप करता हूँ इसको थोड़ा सा रिकॉल करा करके। तो मैंने आज बात किया कि साइंस होता क्या है, साइंस में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, साइंस कैसे बना, कैसे प्रोसेस हुआ साइंस, कैसे कैटेगराइज किया गया, इससे क्या अपन के लाइफ में क्या इम्प्रूव होता है और इसका लिमिटेशंस क्या है। तो मैंने आज इंट्रोडक्शंस ऑफ साइंस लगभग पूरा कर दिया है। अगले क्लास में अपन बात करेंगे बेसिक लेवल से, जो आप कभी पढ़े नहीं हो साइंस। तो मैं इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये सीरीज उन लोगों के लिए भी है जो कभी साइंस से दूर भागते हैं कि साइंस तो टफ सब्जेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि वैसे लोगों को ये हेल्प हो और साइंस को समझने में प्रयास हो कि नहीं भाई, साइंस को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये अपन के दैनिक जीवन से रिलेटेड काम की चीज़ें हैं। तो इस सीरीज का नाम रखा गया है 0 to 1 सीरीज, जिसमें हम 0 लेवल से बात करेंगे और 1 तक पहुँचेंगे। तो बेस्ट विशेस फॉर यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।